नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और वक्त हो चुका है उत्तराखंड का महासंग्राम का। उत्तराखंड की सियासत इन दिनों समय से पहले विधानसभा चुनाव की चर्चाओं से वो गर्म हुई है और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2027 तक है, लेकिन जनवरी 2027 में प्रस्तावित हरिद्वार कुंभ और उसके बाद जनगणना को देखते हुए चुनावी टाइमलाइन को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं और एक और बीजेपी एक सीट पर कई दावे सामने आ रहे हैं और जिससे टिकट की दौड़ दिलचस्प होती नजर आ रही है। और वहीं कांग्रेस में भी संभावित टिकट दावेदार अपनी अपनी तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। की सियासत इन दिनों समय से पहले विधानसभा चुनाव की चर्चाओं से गरमाई हुई है और प्रदेश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम इन चर्चाओं को लगातार हवा भी दे रहे हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने संभावित परिस्थितियों को देखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है और पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है और साथ ही साथ किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार भी रहती है। हालांकि बीजेपी में एक सीट पर कई दावेदार सामने आ रहे हैं, यानी आगे चलकर एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं बीजेपी ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि उसका असली उम्मीदवार पार्टी का निशान यानी कमल होता है, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। साथ ही पार्टी का दावा है कि कांग्रेस को कई विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। वहीं पूर्व मेयर और बीजेपी नेता ने मंत्री गणेश जोशी की सीट यानी मसूरी विधानसभा सीट से दावेदारी पेश की है। देखिए, स्वाभाविक बात है, कार्यकर्ता को दावा करने का भी अधिकार है क्योंकि पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं और अपनी बात कहने का अधिकार भी है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हर विधानसभा क्षेत्र में कई लोग दावेदारी करते हैं और करने भी चाहिए, स्वाभाविक बात भी है। लेकिन पार्टी हाईकमान तमाम तरीके से सर्वे भी कराता है, फिर ऑब्जर्वर भी भेजे जाते हैं, पर्यवेक्षक जाते हैं, अपनी रिपोर्ट लाते हैं, फिर हर विधानसभा क्षेत्र में 3-3 का पैनल बनता है। उस पैनल के आधार पर ही टिकटों का निर्धारण होता है और अंतिम फैसला लेने के अधिकार पार्टी हाईकमान को है और जो भी निर्णय हाईकमान को होगा, सारे कार्यकर्ता उस निर्णय को मानते हैं और पार्टी का जो भी उम्मीदवार होता है, कमल के चुनाव चिन्ह में जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, उसके पीछे सारे लोग खड़े रहते हैं। और पार्टी इस समय निश्चित रूप से बूथ कमेटियों के मैनेजमेंट में और उम्मीदवारों के चयन में और मेरिट डिमेरिट हर तरीके से पार्टी विचार कर रही है। सर, कांग्रेस का आरोप है कि इसमें अभी भी गुटबाजी है कि अलग अलग सीटों पर अलग अलग कैसे मैनेज करेंगी अगर जिनके यहाँ जिनके पास उम्मीदवार ही न हो, जिनके बड़े बड़े नेता कहते रहे कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो उनको तो इसमें बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं हो, क्या बोलेंगे। अच्छा, मसूरी सीट क्या गणेश जोशी की सीट है? क्योंकि लगातार विधायक और कहते भी हो यही। देखिए, मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट है और इस समय जो है पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। तो कोई व्यक्ति कहे कि ये मेरी सीट है, तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे चुनाव लड़े हैं और कमल के निशान पे जो है चुनाव जो लड़ेगा वो जीतेगा और हमारे को भारतीय जनता पार्टी हमें भी टिकट देगी तो निश्चित रूप से हम भी जीत कर दिखाएंगे और मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट। क्या लगता है किसी की बकौती? देखिए, किसी व्यक्ति की नहीं है, लेकिन हर किसी को मौका मिलना चाहिए और हर किसी जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसकी भी इच्छा होती है कि वो भी चुनाव लड़े। मैं अभी मेयर रहा हूँ तो निश्चित रूप से मेरी भी इच्छा है कि विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए और विधानसभा का चुनाव जो है मसूरी से मेरी इच्छा है और भारतीय जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे मसूरी से प्रत्याशी बनाएगी।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है। पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर बैठक की, यानी कार्यकारिणी की घोषणा के बाद टिकट के दावेदार भी खुलकर सामने आने लगेंगे। कांग्रेस इस पर भाजपा को हराने के मूड में पूरी तरीके से अपना दावा सामने रखते हुए नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में प्रदेश प्रभारी कई बार उत्तराखंड आकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं तथा जीत की रणनीति और संगठन की मजबूती पर जोर दे चुके हैं। इसके अलावा राहुल गांधी भी उत्तराखंड आ चुके हैं। हालांकि खराब मौसम के चलते उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। यानी पिछले 2 विधानसभा चुनाव के हार के बाद कांग्रेस इस बार पूरी तरह ताकत लगाने के लिए और मैदान में उतरने के लिए तैयार नजर आ रही है, लेकिन उसे एक सीट पर कई दावेदार वाली स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम है वो जाएं और मैनेज करें, किसको टिकट देना नहीं देना ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन है नहीं कमाल कि गणेश जोशी जी सोच रहे हैं कि खुद को टिकट मिलेगा, नहीं तो बिटिया को टिकट दिलवाएंगे, और उधर निशंक जी के दामाद भी कूद पड़े हैं मसूरी की इस सीट पर, और पूर्व मेयर साहब भी, वो भी गामा जी भी कह रहे हैं उनको भी चाहिए। तो भाई इनके यहाँ जो हो रहा है, अगर एक कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी, तो उनको पता है कि उनका करियर समाप्त है। ऐसा ही होता है भाजपा में, मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते, आपका रिटायरमेंट जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है जब संगठन चाहता है कि अब आपका काम हो गया, अब आपसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो भ्रष्टाचार के भी उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं। लेकिन आप धर्मपुर में देख लीजिए, धर्मपुर के विधायक जी तो कभी दिखते नहीं, कभी कार्य करते नहीं। आप सांसदों को ही देख लीजिए ना, टिहरी के सांसद को तो आज तक नहीं देखा, और बाकी आप पौड़ी के सांसद को देख लीजिए या आप हरिद्वार के सांसद को देख लीजिए, नैनीताल के कब दिखते हैं। अरे भाई, अगर आप जमीन पर उतर के लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो सवाल नहीं उठेंगे क्या? सवाल उठते हैं कि आप कितना भी सिस्टम को मैनिपुलेट कर लें, लेकिन जनता जब त्रस्त होती है तो वो आपको धरातल पर उतार कर ले आती है और धरातल पर पटक भी देती है। अगर कल कांग्रेस की सरकार थी और आज भाजपा की है, तो कांग्रेस को जनता ने कहा कि नहीं आप काम ठीक से नहीं कर रहे, इसलिए उतारा। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद अगर सिस्टम को कंट्रोल करके ये सोच रहे हैं कि ये जीत जाएंगे, तो जनता जनार्दन होती है, जनता से ऊपर कोई नहीं होता है। जनता जो है इन्हें सबक अवश्य सिखाएगी और चुनावों में इन्हें पछाड़ेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार बीजेपी में गुटबाजी और अंदरूनी कलह का आरोप लगाती रहती है। अब बीजेपी में एक सीट पर कई दावेदार सामने आने की चर्चाओं के बाद कांग्रेस ने सत्ताधारी दल पर अपने हमले और तेज कर देने की बात कही है। कांग्रेस इस पूरी बात में भरोसा दिला रही है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए सत्ता से बाहर करने में कांग्रेस कामयाब रहने वाली है। हालांकि फिलहाल कांग्रेस के दावेदार खुलकर सामने नहीं आए हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी की तरह कांग्रेस भी एक ही सीट पर कई दावेदार सामने ला पाती है, या फिर पार्टी समय रहते ही इस स्थिति पर नियंत्रण बना लेती है। और इसी पर आज करेंगे चर्चा में कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका मैं तारुफ आपसे कराता हूं। और संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी, और साधना शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और डॉक्टर केदार पलड़िया जी हैं जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। और सबसे पहला सवाल संजीव वर्मा जी आपसे, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? पिछले 10 सालों से आप ही सत्ता में हैं। संजीव जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हमारे साथ में कांग्रेस नेता भी हैं केदार पलड़िया जी। केदार जी, 10 साल से आप सत्ता में नहीं हैं उत्तराखंड में, तो जिस तरह से एक तरह से जनता का जो भरोसा है वो जीतने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? जनता आज बहुत परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे उत्तराखंड में हैं, और वो तमाम मुद्दे, बेरोजगारी तीव्र बढ़ गई है, तमाम भर्ती घोटाले, युवा चले जा रहे हैं, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, कभी पेपर घोटाले हो रहे हैं। तमाम इन 10 सालों में किसी युवा को रोजगार नहीं मिला, और नहीं किसी किसान, किसी महिला, किसी उसका सम्मान हुआ। हमेशा महिलाओं का हीर हरण जैसा हो रहा है। अंकिता भंडारी
बहन से लेके तमाम ऐसे ऐसे मामले हैं जो क्या बताएं सबको, दुनिया पूरे उत्तराखंड का दुनिया को बताएं कि उत्तराखंड में महिलाओं की क्या दशा और दुर्दशा आ जाए। तो ऐसे में जनता आज भी अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस के पक्ष में मत करने का मन बना चुकी है। तमाम युवा अभी इतने पेपर हुए, इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली, इतने घोटाले हुए, इन सबको देखते हुए और इन छलाओं को देखते हुए ये परीक्षा घोटाले चुनाव और अपने जो तमाम अन्य प्रकार के छात्रों के भविष्य की जो नींव होती है उन सब में जो परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं उनसे युवा भी सब छिन्न है। सब कांग्रेस की तो आस लगाए बैठे हैं कब चुनाव हो, कब हमें इस पार्टी से निजात मिले। आज कांग्रेस पूरे प्रदेश में सत्ता का में आने काबिज होने को तैयार है और हमारी बिल्कुल जमीन स्तर पर तैयारी चल रही है। गांव-गांव, घर-घर प्रत्येक कार्यकर्ता से पार्टी के लोग मिल रहे हैं। तमाम जो आज का SIR चल रहा है उसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हमारे BLA 2, BLA 1 की कहीं जायज आदमी का मत तो नहीं कट रहा है, सबका मत होना चाहिए, सबका मत का अधिकार है, सबको मत देने, इसलिए किसी का गलत नाम भी नहीं कटे। कांग्रेस तमाम ऐसे छोटे छोटे मुद्दे लेके चल रही है जिससे कि सरकार आने में बहुत आसान रहा है और हमारे यहाँ पूरा संगठन, पूरा प्रभारी महोदय, पूरे प्रदेश का नेतृत्व एकजुटता के साथ सब जगह मीटिंग, रैली, समस्याएं, तमाम मुद्दों को लेकर खड़ा है। इसलिए हमें उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार इस कुशासन से, भाजपा कुशासन से मुक्ति पाकर जनता कांग्रेस सरकार लाना चाहती है, ये मैं कहना रहा हूँ। ठीक है। और संजीव वर्मा जी हमारे साथ में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। और संजीव वर्मा जी, आप 10 साल से उत्तराखंड में सत्ता में हैं, तो अगले चुनाव के लिए क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं? संजीव जी, आवाज आ रही है मेरी? हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और साधना शर्मा जी। साधना शर्मा जी, आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है इस बार के 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में? देखिए, पलड़ा तो अभी बीजेपी का ही भारी है और पूरी उम्मीद है सरकार भी उनकी बनेगी। उनकी तैयारी बहुत सुदृढ़ है, एकदम बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर इतनी सख्त तैयारी उनकी चल रही है। सबसे मिलना जुलना, जो विधायक अपने क्षेत्र में है, प्रबुद्ध सम्मेलन कर लेना और वहाँ के गणमान्य लोगों से मिलना, लगातार उनकी योजनाएं चल रही है। कहीं मसूरी विधानसभा हो, चाहे कैंट विधानसभा हो, चाहे रायपुर विधानसभा हो, चाहे राजपुर विधानसभा हो, सब अपने अपने क्षेत्रीय विधायक जो अभी हैं, जो विधायक चल रहे हैं, कोई विधायक अपने अपने स्तर से गणमान्य व्यक्तियों से मिल रहे हैं, प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन कर रहे हैं और कहीं कहीं भंडारे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बूथ स्तर तक वो लोग इतने सक्रिय हैं, इतने सक्रिय हैं। कांग्रेस की तो उनकी तैयारी 0 के बराबर है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं का बाहर से आना और वहाँ से जगह जगह मिलना, कभी तो कुमाऊं में जाना, कभी यहाँ जाना, कभी अल्मोड़ा जाना, तो हर जगह ये नहीं कि उत्तराखंड में पूरे सक्रियता से ये लोग लगे हुए हैं। और कांग्रेस की मैं बात करूँ, राहुल जी नहीं आए, रास्ते में से लौट गए। शैलजा जी आई, वो कहा उन्होंने सांसद से उसमें बताया कि क्षेत्र में कुछ गड़बड़ हुई है, वो बीच में दौरा छोड़ के चली गई। तो ऐसे नहीं काम चलेगा, इनको तो बहुत मेहनत की आवश्यकता है, सक्रियता की बहुत जरूरत है और इनको बूथ स्तर तक जाना पड़ेगा काम करने के लिए अभी से, क्योंकि इलेक्शन बहुत जल्दी होने की चांसेस हो रहे हैं। कोई कह रहा है नवंबर में ही हो जाएंगे, वैसे तो निर्वाचन आयोग कह रहा है तय समय पे होंगे, लेकिन लग रहा है कि जैसे नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्ट में ये इलेक्शन की तैयारी सभी लोग मान रहे हैं। ये हमारे नेता भी मान रहे हैं और कांग्रेस भी मान रही है, बीजेपी भी, यूकेडी भी, सभी दल मान रहे हैं कि शायद इन्हीं दिनों में हो जाएंगे। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि कब होगा, लेकिन तैयारी पूरी जैसे लग रही है उससे लग रहा है कि ये लोग इलेक्शन अभी कराने के मूड में है। नवंबर 10 या दिसंबर स्टार्टिंग में पूरी तैयारी से जैसे जुटे हुए हैं ये लोग। तो आवश्यकता यही है कि अभी कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी है और पहले तो इनको अपने उम्मीदवार अभी से तलाशने पड़ेंगे, क्योंकि सारे इनके विधायक तो बीजेपी में आ गए।
अब वो जहाँ वो विधायक जिस क्षेत्र के थे तो वो वहाँ छोड़ के इधर आ गए हैं। तो पहले अपने उम्मीदवार तलाश के अभी से रख देना चाहिए इनको, जिससे वो जमीन स्तर पे काम करना शुरू कर दें, तभी ये सक्सेस हो पाएंगे। और अभी तो कोई तैयारी इनकी ना के बराबर है, क्योंकि मेहनत तो वो तो करते हैं धरने प्रदर्शन थोड़े से, लेकिन ना काफी है, क्योंकि जहाँ नीचे पहुंच गई है कांग्रेस उसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है और इनको मिलने की जरूरत है जगह जगह पे। अब बीजेपी का क्या है, रोज आए दिन सम्मान हो रहे हैं, कभी महिलाओं का हो रहा है, कभी सैनिकों का हो रहा है, कभी प्रबुद्धजनों का हो रहा है, रोज इनका कुछ ना कुछ रहता है। कभी भंडारे हो रहे हैं तो कभी चालीसा का पाठ हो रहा है, तो रोज का ऐसा है कि बड़े बड़े पे भंडारा हो रहा है, तो बहुत कार्य इनके चल रहे हैं। और वो जुड़ने का बहाना है, ये नहीं है कि वो भक्ति उससे कर रहे हैं, उनका जनता से जुड़ने का वो है कि जनता के समीप कैसे जाएं, जनता के बीच कैसे जाएं, जनता के बीच मोदी जी की सारी योजनाओं को कैसे बताएं। 12 साल 20 साल में ही कितने काम हो गए, 12 साल 20 साल में हर जगह हर बूथ स्तर पे हर मंडल पे कार्यक्रम लागू किए गए और कार्यक्रम में कितने लोगों का सम्मान किया, तो बहुत सारे वो ठीक है साधना जी। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता संजीव वर्मा जी। संजीव वर्मा जी, आप 10 साल से हैं उत्तराखंड में, तो अब क्या कुछ तैयारियां अगले 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जहां कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष थे श्री महाराज जी, जो अपने पूरे कार्यकाल में अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए, जहां 7 माह से श्री गणेश गोदियाल जी इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपनी 7 माह में भी अपनी कार्यकारिणी तक बना नहीं पाए, और जो एक इतिहास पुरुष हैं, और मैं सोचता हूँ जिनके नेतृत्व में जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, वो भी कांग्रेस ने उसमें बुरी हार झेली और प्रचंड जीत से भारतीय जनता पार्टी के माथे पर जो एक जीत का चेहरा लगा, और जिसमें जनता ने भी पूरा सहयोग दिया। और कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो भी उस समय भी सामने आई थी, आज भी वही सामने आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो जनता पूर्ण अपना विश्वास व्यक्त करती रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास की राजनीति करती है, विकास की नीति, विकास की नियत और विकास की राह पर हमेशा चलने का काम करती है। तो जनता को विकास चाहिए, जनता को डेवलपमेंट चाहिए, जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ये सब कुछ देने में, ये सब कुछ के बारे में वार्ता करने में भी विफल रही है। न उनके पास कभी कोई विकास का रोड मैप रहा है, न उत्तराखंड के डेवलपमेंट का कोई अवधारणा उनके पास रही है। जिनके पास आज उम्मीदवारों का भी एक तरह से टोटा पड़ गया है, वहीं आप देखें भारतीय जनता पार्टी जो एक तरह से दो बार से उत्तराखंड की सत्ता में है, और 2027 का भी चुनाव बिल्कुल सम्मुख है हमारे, और मैं सोचता हूँ 2027 में भी हम लोग हैट्रिक लगाने वाले हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी, जिन्होंने 2022 में भी एक इतिहास रचा था कांग्रेस की लुटिया डुबाने का, और जिसका उनको बाद में सोनिया गांधी ने उनसे इस्तीफा भी मांगा था। मैं सोचता हूँ एक बार वो पुनः इतिहास रचने वाले हैं कि 2 बार कांग्रेस को की लुटिया डुबाने वाले गणेश गोदियाल, जिनके नेतृत्व में 2022 का चुनाव में बुरी हार मिली, और 2027 के भी चुनाव में जिन्होंने कांग्रेस की लुटिया को पूरी तरह से डुबाने का काम किया, तो मैं सोचता हूँ एक बार पुनः गणेश गोदियाल जी इतिहास पुरुष बनने वाले हैं, और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्रचंड बहुमत और विश्वास और आशीर्वाद
मिलने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप देखिए 24/7 और 365 दिन जनता के बीच रहता है, जनता के सरोकारों से रूबरू होता है, उनके दुख में सुख में हर पल उनके साथ रहता है। और यही एक बड़ा कारण है कि जन भावनाओं से जुड़ा हुआ हमारा कार्यकर्ता जब जनता के बीच रहता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक डायरेक्ट इंटरेक्शन आम जनता के साथ रहता है। और 2017 में भी, ठीक है, 2022 संजीव जी, में हमारे भी साथ और में अब और भी- पुनः 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता अपना भरपूर आशीर्वाद देने वाली है। और कांग्रेस पार्टी की बुरी हार, और मैं सोचता हूँ कई सीटों में अगर कांग्रेस की जमानतें भी जब्त हो जाएं तो कोई हैरानी की बात शायद नहीं होनी हमारे चाहिए। साथ में इसी पे मैं जवाब ले लेता हूँ। और केदार पलेड़े जी, केदार जी, साफ तौर पर ये कहना है बीजेपी क्या कि 2027 में कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली है। मैं वर्मा जी की और माननीय जो हमारे प्रेस मैडम थी, ये दोनों भाजपा के लोग हैं, इन दोनों को उसी हिसाब से जवाब देना चाहता हूँ। विकास की बात जहाँ इन्होंने कही, कांग्रेस के टाइम में तमाम केदार जी, भाजपा के लोग क्या है, वो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है। वर्मा जी तो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है, क्लियर। वर्मा जी है, वर्मा जी मैडम पत्रकार थी, मैडम पत्रकार, दोनों की दो पत्रकार थी, दो भाजपा की बात कर रही थी। मैं दोनों को बताता हूँ, वो भी जिस पत्रकार थी उनको भी शायद कोई पद दिए। जैसे 15 पद देने में भाजपा ने कर रखी है, एक एक विभाग में 5-5 मंत्री बैठा, 5-5 दर्जा मंत्री बैठा के जनता का शोषण हो रहा है। जनता एक गाड़ी कमाए थे, एक दर्जा मंत्री में 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए में महीने का खर्च हो रहा है। ये नहीं देख रहे कार्यकर्ताओं, कहाँ सम्मान हो रहा है कार्यकर्ता? वो चंद लोग भाजपा के वो काम कर रहे हैं कहीं भी सड़कों गाँव में। देखिए, ये खाली देहरादून या मसूरी या इन विधानसभा में आते, पूरे प्रदेश की बात है। माननीय तिवारी जी के टाइम में जो रोड मैप खींचा गया, जो विकास का रोड मैप बनाया गया, जो चिटकुड़ों की स्थापना हुई, तमाम रोजगार हुए, माननीय तिवारी जी की देन है। उसके बाद बताए भाजपा के 10 साल में कौन सा उद्योग स्थापित हुआ? सारे माननीय तिवारी जी के टाइम में, माननीय हरीश राव जी के टाइम में जो विकास हुआ, हमारे धामों का विकास जो हुआ, वो फिर कभी भी नहीं हुआ। ये कहने की बात है, ये कांग्रेस ये कर रही बीजेपी, इनका सुपना साफ होने वाला है। चिल्लाए बैठे हैं 2026 में, कभी कह रहे हमारे सम्मानित पत्रकार बहन कह रही दिसंबर में, नवंबर में चुनाव हो जाएंगे। चुनाव नवंबर दिसंबर 26 में हो जाएंगे, कह रहे हैं 2027 के चुनाव में। इनको 2027 में जब भी चुनाव होंगे तब चुनाव में देखा जाएगा। चुनाव तो जब भी हो। भाजपा के घोटालों से, शिक्षा का घोटाला, इतने भर्ती घोटाले, इतने भाजपा के इतने बड़े बड़े आकम सिंह से लेके तमाम कितने लोग जेलों में बंद हुए, और इनके बड़े बड़े नेता क्या विकास कर रहे हैं? हमारी महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। हरिद्वार से लेके पौड़ी और चंपावत में देखिए महिलाओं का क्या सम्मान हो रहा है, कितनी महिलाओं का शोषण हो गया, कितनों ने आत्महत्या कर ली। ये विकास हो रहा है। विकास किसका हो रहा है? विकास इन चंद लोगों का हो रहा है, जिनको बत्ती बांट कर, जिनको वो दे देकर एक विभाग में 4-4, 5-5 लोग को नवाजा जा रहा है, उसको विकास कहते हैं। विकास कहाँ पर हो रहा है? विकास तो माननीय तिवारी जी और कांग्रेस के टाइम में होता है, जहाँ जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में जहाज और IIT और IIM खुले। कौन से मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई इनके बनने के बाद? ये बताइए कि फलाना मेडिकल कॉलेज 10 साल में कितना विकास हो जाता है? सब कितने मतलब चीजें हो जाती है। प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा का व्यवसायीकरण करने जा रहे हैं, रोज प्राइवेट विश्वविद्यालयों को मान्यता दे रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों में, गवर्नमेंट विश्वविद्यालयों में किसमें अच्छे कोर्स खोले, किसमें टेक्निकल और आज के हिसाब से वर्तमान युग है उसके हिसाब से कौन से कोर्स खोलेंगे, ये बताएं। ये सब होता है जनता को गुमराह कर। ये हो रहा शंख घंट की हथकंडा अपना कर अब नहीं चलने वाला है। अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता चाहती है कि विकास और कैसे और कैसे महंगाई किस तरह बढ़ी है। रोज तेल और गैस के दाम, कहाँ गैस के रेट थे, कहाँ गैस अभी गैस के कितने दाम बढ़ गए हैं, ये बताए ना। गैस के दाम और तेल के दामों से जनता कैसे त्राय बन गए। सारे खाने पीने की चीजों से लेके सारे चीजों का बजट बिगड़ गया है। जिसकी 5,000 रुपए महीने या 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह होती थी, उसका सबका घर का बजट बिगड़ गया है। तमाम संविदा में ठेके में रखे हुए कर्मचारी आज तक एक भी पक्का नहीं हुआ। हाईकोर्ट माननीय न्यायालयों के आदेश के बाद भी कोई न उपनल के कर्मचारी स्थायी हुए, न अन्य कोई कर्मचारी स्थायी हुए। किसका भला हो रहा है? कौन सी टकटकी लगाई बैठी है? आप बताइए कि आने वाले दिनों में
जो भी उपनल या जिस माध्यम से पीआईडी या अन्य माध्यमों से बच्चे नौकरी या किसी में लगे हैं, वो चाह रहे हैं कि हरीश रावत जी या कांग्रेस का कोई नेता आए जो कहे आप हमें ये पक्का करेंगे। जिन्होंने अपने कार्यकाल में 15, 16, 17 लगातार जो लोग संविदा में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थे सारे पक्के करे, उसके बाद कोई एक वो बताइए जितने भी नियुक्तियां हो रही, जितने भी भर्ती घोटाले हो रहे सब इनके सरकार में हो रहे हैं। ये विकास हो रहा है गांव गांव में, ये विकास हो रहा है गांव गांव घर घर में। किसका घर का विकास? महिलाओं का शोषण दिन रात हो रहा है, ये आप जानते हैं, पूरा मीडिया पूरा प्रदेश जानता है। मैं चाहता हूँ अभी भी सद्बुद्धि आ जाए, महिलाओं का शोषण करना बंद करें और प्रदेश का विकास करना सरकार का काम होता है। कोई भी सरकार सत्ता में आती है उसका काम विकास करना होता है। ठीक है, ये हर कोई जानता है। सरकार विकास के वादे में आती है और अपने एजेंडा लेके आती है, विकास करती है। कभी चुनाव में सत्ता में आना बहुत मैं इस पर जवाब ले लेता हूँ साधना जी से। साधना जी, क्या सत्ता में जो सरकार होती है, अक्सर हमने देखा है कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है उत्तराखंड के अंदर? आवाज नहीं आ रही एंकर जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा जी, मैं पीसीआर टीम से कहना चाहूँगा कि एक बार देखिएगा, टेक्निकली कोई इशू हो। और साधना जी, अब आवाज आ रही मेरी? जी जी आइए। हाँ, मैं कह रहा था उत्तराखंड में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? अगर हम बात करें कोई भी सत्ता में होती है पार्टी तो उसका एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती है, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी का माहौल देखने को मिल रहा है क्या? देखिए, जनता के पत्रकार जनता के बीच जाता है और जनता की बात ही मैं कह रही हूँ। अभी इलेक्शन चाहे वो 26 में 27 वाला 26 में ना हो, लेकिन जो अटकलें लगी हुई हैं पत्रकार तो वही बताएगा ना। यही अटकलें लगी हुई हैं कि शायद इलेक्शन 26 में हो जाए, नवंबर में या दिसंबर के फर्स्ट उसमें हो जाए, वही मैं बताऊंगी। पत्रकार जनता के बीच रहता है, जनता की बातों को मैं ये सब बता रही हूँ। और जहाँ तक विकास की ये बात करते हैं, जनता इतनी खुश है कि 2-2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच रही है जनता। व्यापार वाले इसलिए खुशेंगे, वो काम करते हैं 2.5 घंटे में दिल्ली वापिस आ जाते हैं, तो जनता इसलिए खुश है, व्यापारी इसलिए खुश है। और महंगाई की जहाँ तक बात है, तो महंगाई कहाँ नहीं है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर महंगाई हुई है। किसी को कोई परेशानी नहीं है, इन लोग महंगाई झेल लेंगे लेकिन आराम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनको गैस, जैसे देखिए गैस की कितनी मुश्किल थी, लग रहा था कि गैस नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। मोदी जी ने गैस को संभाल दिया ना, सबको गैस मिल रही है। हाँ, बता दिया कि इतने दिन में बुकिंग कराओ और गैस घर पे ही आएगी, कोई भी वहाँ पे लाइन नहीं लगाएगा एजेंसी पे, घर में गैस आ रही है। कहाँ उसको हम कहेंगे इस तरह से संभालना? कितनी ऐसी वैश्विक महंगाई को और वैश्विक लड़ाई को उन्होंने कितनी सावधानी से संभाला है, ये नहीं कहेंगे ये लोग। कितने सब चीज को संभाल दिया। और सबसे ज्यादा तो मैं जनता को यही कहूंगी कि देहरादून से जो दिल्ली 2.5 घंटे का जो ये हुआ है एक्सप्रेस वे, इससे जनता बहुत खुश है और व्यापारी बहुत खुश है। और जितने भी लोग हैं, देहरादून की कह लूँ या दिल्ली के मैं लोग कह लूँ, वो कहते हैं सैटरडे संडे हम देखेंगे यहाँ इतना पर्यटन को लाभ मिला है, कुछ पूछिए मत। हर सैटरडे संडे से दिल्ली आ रहा होगा, पिथौरागढ़ से दिल्ली कैसे जा रहे हैं लोग, चमोली से दिल्ली कैसे जा रहे हैं, उत्तरकाशी से दिल्ली कैसे जा रहे हैं, अल्मोड़ा से दिल्ली कैसे जा रहे हैं, इस बारे में बताइए ना, इस बारे में बताइए। तो पहाड़ की वैसे दिल्ली से देहरादून, दिल्ली उत्तराखंड का आदमी देहरादूनी में दिल्ली चले जा रहा है। दिल्ली पिथौरागढ़ से गंगोली आपसे दिल्ली गए, बेरीनाग आपसे कभी पहाड़ों के भाव, हम उत्तराखंड राज्य अंगीकारी है, पूरे उत्तराखंड में घूमे हुए लोग हैं। पहाड़ों की क्या दशा है, रोडों की स्थिति क्या है, वहाँ की बताइए ना। दिल्ली से देहरादून गए, जीएसटी बात करें, व्यापारी गए, जीएसटी से व्यापारी परेशान है। गब्बर सिंह टैक्स जो लगाया है, जो चीजों में इतनी महंगी हो गई है, और हर कोई केदार जी साधना जी को बात रखने दीजिएगा, उसके बाद में आप अपनी बात रखिएगा। इंडिया में महंगाई नहीं है। केदार जी पहले साधना जी को बात रखने दीजिएगा, उसके बाद में आप जवाब दे दीजिएगा। दिल्ली नहीं आएगा आदमी क्या, वो कैसे को कितने घंटे में जा रहे हैं? अब देखिए केदार जी आप बात रखने दीजिएगा साधना जी को, उसके बाद में आप रख दीजिएगा बात अपनी। जी साधना जी बोलिए। बोलिए। मैंने कहा नैनी हवाई पट्टी वहाँ से बनाई है, वहाँ से जाता था एयरपोर्ट, एरोप्लेन जाता है और वहाँ से ट्रेन भी जाती है। और दिल्ली अल्मोड़ा से नैनीताल से बहुत अच्छी हवाई सेवा है, इससे हल्द्वानी से ट्रेन अच्छी है बहुत, और बसें भी हैं, टैक्सीज हैं कितनी ज्यादा।
कोई अच्छी खासी तो यहाँ सुविधा पे है। टाइम कितना लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है? नहीं पिथौरागढ़ से कौन सी ट्रेन जाती है, कहाँ टाइम टाइम कितना लगेगा मैडम? पिथौरागढ़ से नहीं जाती, हल्द्वानी से जाती टाइम है। बहुत लगता है ना। गंगोली हाट से आके दिल्ली को जाएगा, गंगोली हाट से पिथौरागढ़ की विधानसभा नैनी से हवाई पट्टी बनाई है। बागेश्वरी विधानसभा हल्द्वानी से थोड़ी, हल्द्वानी सबसे से थोड़ी है। पिथौरागढ़ से जो वो ठीक है, बनाई हवाई ठीक पट्टी है, मैं नैनी इस पे से। संजीव, मैं इस पे बीजेपी प्रवक्ता संजीव जी से जवाब ले लेता हूँ। संजीव जी, आप किस तरह से देखते हैं कि आपकी जो तैयारियां हैं, दवानी और एरोप्लेन से जाएगी ना। संजीव जी आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से तैयारियां हैं, और पिछले अगर बात करें 10 सालों से आपकी सरकार है, मैं पीसीआर टीम से कहना चाहूंगा साधना जी की और केदार जी की आवाज डाउन कर दीजिएगा। क्या परेशानी है, कितनी मतलब परेशानी है पहाड़ों में, कैसे पलायन रहा, कैसे रोजगार साध्य, कोई छोटे छोटे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग महिलाओं के लिए ये पहाड़ में खोलनी चाहिए। जगह जगह अलग जिला मुख्यालयों में, नगरों के मुख्यालयों में या ब्लॉक स्तर में, ब्लॉक के मुख्यालय में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए हम सबका, महिलाओं का ही भला हो, हमारा ही भला हो, आपका भी भला हो, जनता का भी भला हो, सबका भला हो। उत्तराखंड का राज्य जो हमसे राज्य लिया है, राज्य जानकारी है, मैं चिन्हित राज्य जानकारी हूँ, दिल्ली से पहाड़ से दिल्ली तक संघर्ष किया है, तो हम जानते हैं कि पहाड़ हमने क्यों लिया और कैसे इसका विकास होना चाहिए और कैसे लोगों को सुख सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए उत्तराखंड राज्य बना है। मैं आशा करता हूँ आप भी इसी बात कहेंगे। ये बताइए पहले मुझे, आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ जमरानी। हल्द्वानी रहते हैं आप? जमरानी जमरानी रहते हैं। हाँ, तो उसमें क्या वहाँ से हल्द्वानी से तो जाते होंगे आप, जहाँ भी जाएंगे? हल्द्वानी से जाते हैं। हाँ, तो हल्द्वानी से कितनी सारी हल्द्वानी में तो दिखा, हल्द्वानी की तो यही रहे, हल्द्वानी में तो है ट्रेन, हल्द्वानी से सब व्यवस्था है दिल्ली जाने के लिए। मतलब पहाड़ के दूर में नहीं है। मेरा कहना है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप पहाड़ के लिए भी कहिए जरा, आप सामान्य अपनी देखने के नाते से। पहले से स्थिति बहुत सुधरी है, ये नहीं है कि अपनी खराब, पहले से बहुत ज्यादा। अब सड़कें देखिए कितनी एकदम चकाचक बिल्कुल सड़कें हैं, और रास्ता बताइए उसको बनाने के मूड में है कि वो पिथौरागढ़ और ये बराबर हो जाए, ये सब गढ़वाल और कुमाऊं एक हो जाए और यूपी होके ना जाना पड़े। अभी सारे संसाधन लगे हुए हैं, अभी काम चल रहा है। बढ़िया बात कही आपने, मैं इस बात की तारीफ करता हूँ। कालागढ़, रामनगर, कालागढ़ होते हुए यूपी में जाना पड़ता था, तारीफ करता हूँ। और ये हमारा कुमाऊं और गढ़वाल एक हो जाएगा, यूपी होके नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। ऐसी सोच वाले लोग हमें चाहिए चाहिए। जल्दी होने वाला है ये काम। तो ये देखिए, तो काम तो हो रहा है, काम में पहाड़ में टाइम भी तो लगता है। अब वो देखिए टनकपुर वो बन रही है रेलवे लाइन। बिल्कुल साधना जी, केदार जी हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता भी है, मैं उनसे जवाब ले लूं। टनकपुर रेल से होगा पहाड़ में, तो तभी होगा जब कांग्रेस आएगी। पहाड़ की जनता कांग्रेस को देख रही है, कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ जाए सत्ता में तो हमारे पहाड़ का विकास है, इसलिए कांग्रेस ही आ रही है। लेकिन जनता के लिए काम करे बस, जनता यही चाहती है। अब देखिए टनकपुर कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है, तो वो भी जनता के काम आएगी ना। जो गाँव 25 साल ही हुए हैं, अभी धीरे धीरे कितना विकास हुआ है, धीरे धीरे जहाँ कांग्रेस ने किया बीजेपी ने भी किया, समान तरीके से चल रहा है। कुछ काम कांग्रेस ने बीजेपी ने। माननीय मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की शुरुआत करी, अब वो चलने समान गाँव जोड़ रहे हैं। ये जोड़ना जोड़ी ये जोड़ने चाहिए। पहाड़ में कनेक्टिविटी आज भी नाम मात्र की है। पहाड़ में आज भी अगर 1 मील 2 मील ऊपर किसी तबीयत खराब हो जाती है तो स्वास्थ्य सुविधा है, वो है। ठीक है साधना जी, केदार जी हमारे साथ में बीजेपी नेता भी है, मैं उनसे जवाब ले लूं। साधना जी, केदार जी, मैं उनसे जवाब ले लूं, उनका भी वक्त है, वो भी बैठे हुए काफी देर से। मैं संजीव वर्मा जी से भी ले लूं क्योंकि काफी टाइम है और सबको बराबर टाइम देना मेरा अधिकार है, तो मैं डिबेट का टाइम है तो सबको बराबर अधिकार दे दूं मैं। संजीव वर्मा जी, 10 साल हो गई आपको उत्तराखंड में सरकार होते हुए, और 6 साल से पुष्कर सिंह धामी है मुख्यमंत्री के तौर पर। तो क्या मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी की छवि को देखते हुए आप आगे का प्रेजेंट करेंगे या फिर बीजेपी को लेकर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके समय पे लगातार उत्तराखंड बहुत तेजी के उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन हमारी सरकार है और डबल इंजन सरकार के माध्यम से
जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है और नए नए एक्सप्रेस हाईवे मिल रहे हैं, जहां दिल्ली देहरादून की दूरी 8 घंटे से घटकर मात्र 2.5 घंटे रह गई है, जहां हमारी चारधाम यात्रा की हम यदि बात करें तो ऑल वेदर रोड, जहां श्रद्धालु 6 माह अपने आराध्य के दर्शन कर पाते थे, उसको भी हम 12 मासी, जो एक तरह से पूरे 12 मास हमारे श्रद्धालु आ जा पाएंगे। तो जो ऑल वेदर रोड है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उसका योगदान इसमें हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि जो हमारा श्रद्धा का पर्यटन है वो पूरे 12 मास चले, और जिससे उत्तराखंड की जीडीपी भी लगातार बढ़ रही है। और जिस प्रकार से आप देखें 2 लाख करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस समय उत्तराखंड में चल रहा है, तो हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उसकी वजह से उसमें पंख लगे हैं। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हमने सिडकुल बनाया। श्रीमान जी, उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, और राज्य में स्वर्गीय एनडी तिवारी जी की कांग्रेस की सरकार थी। किंतु बड़ा मन रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1000 करोड़ का जो आर्थिक पैकेज उत्तराखंड को दिया, विशेष राज्य का दर्जा जो उत्तराखंड को दिया, और 2013 तक टैक्स हॉलीडे जो उत्तराखंड को दिया, उसी का एक सदपरिणाम है कि राजनीति से ऊपर उठते हुए उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं के हित में सोचा, उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए सोचा, उत्तराखंड को रोजगार की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उन्होंने सोचा, और उन्होंने तमाम सुविधाओं को उत्तराखंड को देने का काम किया। किंतु 2004 में जैसे ही इनकी डबल इंजन की सरकार आई, इन्होंने सबसे पहला काम ये किया, 2007 में इन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को छीनने का काम किया। इन्होंने 2013 तक के जो टैक्स हॉलीडे उत्तराखंड को मिला था उसको छीनने का काम किया। 2013 का टैक्स हॉलीडे 2007 में समाप्त कर दिया गया। और मैं सोचता हूँ ये बोलते हैं कि हमने दिया, आप देने वाले नहीं श्रीमान जी, आप छीनने वाले हैं। और खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, जिस प्रकार से आप अभी बातें कर रहे थे, आपके खाते में बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जिनमें छात्रवृत्ति घोटाला है, पटवारी घोटाला है, दरोगा भर्ती घोटाला है, वीडियो भर्ती घोटाला है। और जिस प्रकार से आप तमाम घोटाले करते रहे, आप भ्रष्टाचार करते रहे, और भ्रष्टाचार करते करते आप भ्रष्टाचार में इतने आकर्षित डूब गए कि अवैध खनन का काम आपके सरकारों में लगातार होता रहा। और हमने 33,000 सरकारी नौकरी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी की हमारी सरकार में मात्र 4-4.5 साल के अंदर 33,000 सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो अभी एम्स की बात कर रहे थे, तो 1947 से लेके 2004 के अंदर में आप 65 सालों में जितने आपने एम्स 65 साल में बनाए, उससे 3 गुने ज्यादा हमने मात्र 11 साल में बनाने का काम किया। जितने एयरपोर्ट, जितने विश्वविद्यालय आपने 65 सालों में देने का काम किया, उससे 5 गुने हमने देने का काम किया। ठीक है संजीव जी, मैं इस पे जवाब ले लेता हूँ कांग्रेस से। 5 मेडिकल कॉलेज हमने बनाने का काम किया। अभी तेल गैस के ऊपर आप बात कर रहे थे, तो 2004 से 2014 तक मात्र 10 सालों के अंदर 426% वृद्धि करने का काम किया। और हमने 2014 से 2026 तक तेल और गैस की कीमतों को पूरी तरह से अस्थिर बनाए रखने का काम किया। महंगाई की मार से जनता को बचाने का काम किया। जिस प्रकार से आप लोग केवल तुष्टिकरण की आप लोग राजनीति करते, अखिलाक के ऊपर, मोहम्मद दीपक के ऊपर, पाटला हाउस के ऊपर,
आप लोग छाती पीटने का काम करते हैं। लेकिन सहसपुर की जो अभी घटना हुई, जिसमें हमारे एक हिंदू युवक को की निर्मम हत्या कर दी गई, पूरी तरह से भेड़ियों के झुंड की तरह उनके ऊपर हमला किया गया और हथौड़े से उनकी हत्या कर दी गई। ना तो राहुल गांधी, ना आपके हरीश रावत और ना आपकी कांग्रेस पार्टी का एक भी आदमी उसके ऊपर, ना उनके पास सहानुभूति जताने गया, ना उसके ऊपर एक शब्द भी बोलने गया। ठीक है, पूरी कांग्रेस पार्टी ठीक है संजीव उसके जी, ऊपर मैं मौन जवाब है। ले लेता हूँ। पूरी कांग्रेस कांग्रेस नेता भी पार्टी हमारे उसके ऊपर साथ मौन है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं आप, डेमोग्राफी चेंज करने की बात करते हैं आप। हल्द्वानी के बनपुरपुरा में जो अतिक्रमणकारी हैं, जो पुलिस के ऊपर हमला करते हैं, उनको प्राश्रय देने का काम करते हैं ना। ये तो कौन कहाँ क्या करता है, ये कोई किसी कहने में नहीं करता। इतने अपराधी हो रहे, इतने महिलाओं के ऊपर, इतना अंकिता भंडारी से लेके इतने बड़े नेताओं ने क्यों भूल जाते हो? ठीक है संजीव जी, मैं केदार जी से इस पर जवाब ले लेता हूँ। केदार जी, बिल्कुल केदार जी, किस तरह से आप देखते हैं 2000 राजस्थान में 8,000 संजीव जी, मैं आप इस पे जवाब ले लेता हूँ कांग्रेस से जवाब ले लेता हूँ संजीव जी, मैं इस पे। गहलोत की सरकार में हुए और आप लोग मौन रहे, क्यों रहे, उसका जवाब आपको देना चाहिए। मैं आपका सम्मान करता हूँ, खाली मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो मुद्दे बताए थे उत्तराखंड के चुनाव उत्तराखंड में होने, उत्तराखंड की बात बताई थी। आपका नहीं है क्या? उत्तराखंड का नहीं है क्या? मैं उत्तराखंड के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड के हिसाब से वो पूछा था मेरे को। पूरे देश की बात इन्होंने बताई थी, इन्होंने मुद्दा था। अभी आप हल्द्वानी दिल्ली की बात कर रहे थे, तो हल्द्वानी दिल्ली का सफर भी 4 घंटे में तय होता है श्रीमान। विकास करना सरकारों का काम होता है, विकास हर कोई सरकार का काम होता है, विकास करे। लेकिन आपकी सरकारों में विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, घोटाले हुए, कोई नहर नहीं था, कोई बाढ़ नहीं था, कोई वो नहीं था, सिंचाई की योजना थी। पूरा आप इतिहास पढ़ लीजिए, सन 47 से 50 और 68 हम इतिहास पढ़ना पड़ेगा तब का, उस टाइम का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या विकास। उस समय का इतिहास ये था कि आपने सबसे के लिए देश का विभाजन किया, के लिए देश के 2 टुकड़े करने का काम किया। एक में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन के बैठ के, एक में जिन्ना को आपने प्रधानमंत्री बनवा दिया। ये आपका इतिहास, ये आपका इतिहास है। इतिहास होगा, ये आपने करा होगा, ये हमें नहीं पता किसने करा। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, वो भी नहीं था। हम तो आज की विकास की बात करते हैं, आज क्या विकास हो रहा है, आज कैसे भला होगा, कैसे जनता सुखी होगी, कैसे उत्तराखंड खुशहाल होगा। आप जमरानी में रहते हैं तो आपको जमरानी का इतिहास तो पता होगा। जमरानी में रहते हैं, जमरानी का इतिहास तो पता होगा। जमरानी बांध को के ऊपर रोड़ा अटकाने में कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा हाथ था। आपने 40 सालों तक जमरानी बांध को रोके रखा। हमारी सरकार ने जमरानी बांध को का काम आरंभ किया है। लखवाड़ योजना, लखवाड़ बांध का काम आपने 26 सालों तक रोके रखा, उसका काम हमारी सरकार ने आरंभ किया है। ये तो आपको याद होगा ना, ये तो आपको याद होगा। लेकिन आप विकास के कभी रहे नहीं, विकास आप कभी चाहते नहीं, विकास आपकी सोच में कभी था ही नहीं। हमने तो विकास ही विकास किया है, इसीलिए जनता हमको अपनाती है, जनता हमको आशीर्वाद देती है। और केवल और केवल नेगेटिव राजनीति करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। सकारात्मक राजनीति नहीं, जनता को चाहिए, जनता को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है संजीव जी, ठीक है केदार जी, मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में साधना जी, उनसे मैं सवाल कर लूं। बिल्कुल साधना जी, आप किस तरह से देखती है 2027 में जनवरी में हरिद्वार में कुंभ मेला होने जा रहा है, तो कुंभ मेले में एक तरह से बीजेपी का ये रहेगा, इस तरह से प्रदर्शनी रहेगी कि 2027 के विधानसभा चुनाव को साधा जाए, तो क्या लगता है आपका वो जो रणनीति है वो काम कर पाएगी? देखिए, कुंभ की राजनीति भी काम करेगी और सारी राजनीतियां काम करेंगी। कुंभ में तो और ज्यादा राजनीति काम करेगी, जितने भी वो श्रद्धालु वहाँ आएंगे कुंभ में, उनसे फूलों की बरसात करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे और खूब ज्यादा उसके हिसाब से हरिद्वार की जनता को अपने फेवर में करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी रास्ते हैं उसमें भंडारे और उसमें सारे वो काम करने की कोशिश करेंगे और उसी हिसाब से जनता को अपने फीडबैक लेंगे और अपनी मिलाएंगे, अच्छे से बनाएंगे और आगे इलेक्शन की तैयारी करेंगे। अगर 27 में भी इलेक्शन होता है तो
को इनका समय है और फरवरी में शायद इलेक्शन होगा, अगर 27 में ही करना है तो साफ तौर पर ये समझा जाए कि जिस तरह से कुंभ, हरिद्वार कुंभ का जो रहेगा, हरिद्वार कुंभ कार्यक्रम जो रहेगा, जिस तरीके के केंद्र सरकार ने एक अच्छा बजट पास किया है और लगाने के लिए, तो साफ तौर पर ये रहेगा कि जो विकास किया हो या ना किया हो, और जो भी किया है और वो महाकुंभ पर कुंभ पर आकर दिखाई दिया जाएगा कि ये कुंभ अगर जिस तरह से प्रशासन का तैयारियां रहेंगी वहाँ पर, और जो शासन की तैयारियां रहेंगी, उसे एक प्रदर्शनी के तौर पर रखा जाएगा 2027 के विधानसभा चुनाव को साधने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छे से उसका बहुत तरह से उसका वो बनाया जाएगा, जैसे वहाँ कुंभ हुआ था उसी तरह से उसी स्तर पे कुंभ प्रयागराज के तर्ज पे ही कुंभ को और अच्छा बनाया जाएगा। जैसे रामायण का उन्होंने एक अलग वो डिजिटल वो बनाया था वहाँ प्रयागराज में, ऐसे ही यहाँ भी बनाने की एक प्रदर्शनी पूरी बनाई जाएगी। और काफी अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय है और बाहर से भी बाहर से भी जो पब्लिक का पैसा आएगा उसको भी ठीक से वो करा जाए, तो बहुत अच्छे से पूरा कुंभ की तैयारी चल रही है और अच्छी डिजिटल वो जो योजनाएं हैं वो चल रही है। बांध भी बहुत सारे पुल बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हटाई भी जा रही हैं, लेकिन उसे पूरा अच्छी तरह से वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरह से पूरी व्यवस्था हो, किसी को परेशानी ना हो और डिजिटल रूप से रामायण और बहुत कुछ महाभारत दिखाने के चक्कर में अब व्यापारियों को भी जब आएंगे वहाँ से तो व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा और काफी खुशहाली आएगी उत्तराखंड में दोबारा से, तो काफी सारे फायदे होंगे उससे, कुंभ से भी फायदे होंगे। बहुत लोग आते हैं, सारे आचार्य है, सारे मंडलेश्वर सारे दूर दूर से आते हैं, तो उससे भी फायदा होता है। हरिद्वार को भी फायदा होगा, जनता को भी फायदा होगा और व्यापार को भी फायदा होगा, विदेशी तक आ जाते हैं। ठीक है साधना जी, बिल्कुल समय का अभाव है, मैं एक सवाल और ले लेता हूँ बीजेपी और कांग्रेस से। मैं चाहूँगा कि और बहुत ही कम वक्त में संक्षेप में अपना बताइएगा और समय का अभाव। सबसे पहले संजीव वर्मा जी आपकी तरफ रुख करता हूँ, क्या लगता है जो आपके 2027 का विधानसभा चुनाव है, क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही विकास की बात करती रही है और विकास के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव पे फोकस करती रही है। हमारा कार्यकर्ता हर पल 24/7 और 365 दिनों जनता के बीच रहता है। जनता की जन भावनाओं का सत्कार करते हुए, उनका आदर करते हुए, जन भावनाओं के अनुरूप हमारे पास जो भी जनता ने सुझाव दे रही है उसको हम अपने जो संकल्प पत्र है उसमें भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। और साथ ही जो सबसे बड़ा हमारा जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है और रोजगार शानदार अपना एक शिक्षा का जो माहौल हमने नई शिक्षा नीति के तहत उत्तराखंड में डेवलप किया है। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, हर व्यक्ति को शिक्षा में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और हमारे किसान भाइयों को जो आय दोगुनी करने का हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया है वो आय हम दोगुनी कर पाए हैं और अब उनकी आय और ज्यादा हम लोग कैसे बढ़ा पाते हैं तो उसके ऊपर भी सरकार का लगातार फोकस है। सरकार के द्वारा जितने हमारे किसान भाई हैं उनको उन्नत बीज की व्यवस्था करना, उनको ठीक है संजीव जी, मैं कांग्रेस से जान लेता हूँ, समय का अभाव है। केदार जी, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता को लेवाने की कोशिश करेंगे कि हाँ हम ये सरकार आने के बाद में क्या क्या काम करेंगे? केदार जी, आवाज आ रही मेरी? आ रही जी। 2027 विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा पलायन और ये पलायन, सबसे पहले पलायन तो आपके महाराज जी ने कर लिया, पहले उनका पलायन तो रोक लो। महंगाई, बेरोजगारी और तमाम भू कानून ऐसे मुद्दे हैं कि जिनसे जनता त्रस्त आ चुकी है। हमने बेरोजगार युवाओं को जो सलाह जा रहा है रात दिन, और बेरोजगार युवा कभी नीट को लीक हो रहा है, कभी भर्ती घोटाले हो रहे हैं, जितने 1000 नियुक्तियां तो हुई लेकिन उसमें कई बार परीक्षा 2 बार 3 बार हो रही, बच्चों की उम्र जा रही है
नकल विरोधी कानून भी हमने लागू किया है, धर्मांतरण विरोधी कानून भी हमने लागू किया है, कठोर धर्मांतरण का जो कानून है वो भी हमने लागू किया है, यूजीसी भी हमने लागू किया है। आज उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य है। आपने नंबर 1 टाइम में किया था घोटालों में और भ्रष्टाचार में, आज हमने विकास में नंबर 1 उत्तराखंड को करने का काम किया। कितने घोटाले हो गए, कितने वो हो गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ युवाओं को नहीं चला जाना चाहिए। युवा बहुत परेशान है और जो पढ़े लिखे युवा हैं आज सब चाहता है कि मैं कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लूँ, कुछ कर लूँ पहाड़ में, क्योंकि कोई ऐसा रोजगार नहीं है। कांग्रेस पहाड़ में छोटे छोटे रोजगार स्थापित करेगी, जैसे पहले कर रहे थे छोटे पहाड़ के, जहाँ जहाँ जो उद्योग वहाँ के हिसाब से हो सकते हैं, जो छोटे छोटे महिलाओं के समूह पुरुषों के समूह काम कर सकते हैं उनकी तरफ वो करेगी, बागवानी की तरफ ध्यान देगी, खेत खलियान दूर करेगी, तमाम जंगली बिल्कुल केदार जी, समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।